हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं आज हम। संक्रामक रोग, एक एक टॉपिक से आपके पूरे के पूरे रोग वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताती जाऊंगी साथ में समझते जाइएगा, तो आपके जो नंबर्स हैं वो पूरे के पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि विषाणु द्वारा नहीं होता है। पूछ रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि विषाणु द्वारा नहीं होता है, वो आपको बताना है। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा तो विषाणु द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा के 3 प्रकार के वायरस होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इन्फ्लुएंजा बी वायरस और इन्फ्लुएंजा सी वायरस, जिसमें से जो ए और बी वायरस होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। डेंगू होता है, डेंगू वायरस के कारण होता है, ये एडीज मच्छर के काटने से हो जाता है। तो डेंगू भी किसके द्वारा होता है, वायरल के द्वारा होता है, तो ये भी विषाणु जनित हो जाएगा। एड्स जो आपको पता ही है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण एड्स होता है ना। इसके के लिए एंटी रेट्रोथेरेपी दी जाती है। और एड्स के किस वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। तो ये भी क्या हो गया, एड्स भी क्या हो गया, वायरस वाला हो गया। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे, फाइलेरिया। ये जो फाइलेरिया होता है ये कवक या परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है, कवक या परजीवी के कारण होता है। बुचोरेरिया एक मेन परजीवी होता है जिसके कारण होता है। इसके कारण हाँ जो होती है, जो लिम्फोसाइट होती हैं, जो लसीका ग्रंथियाँ होती हैं वो सूज जाती हैं, और जिसके कारण हाथी पाँव जैसा रोग जो होता है वो फाइलेरिया को ही कहा जाता है। इसके अलावा अगर ये परजीवी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैलता है तो उसके कारण मच्छरों के काटने से बहुत दर्दनाक लक्षण पैदा होते हैं, जिसको हम लिम्फेटिक फाइलेरिया भी बोलते हैं। जो लिम्फ पे अटैक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिम्फेटिक फाइलेरिया बोलते हैं। तो फाइलेरिया में का क्या आ जाएगा, परजीवी द्वारा होता है। या तो ये अलग अलग जो फाइलेरिया की जो प्रजातियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सब जो खतरनाक जो प्रजाति होती है वो बुचेरेरिया प्रजाति होती है। ठीक है, तो ये होता है कवक के द्वारा। इसके अलावा फाइलेरिया जो होता है वो एक धागे समान रचना होती है। फाइलेरिया जिनके कारण होता है ना, ये जो नेमेटोड होते हैं, कवक होते हैं, ये इस प्रकार की धागे जैसी रचना होती है। बुचेरेरिया बैनक्राफ्टी, ब्रुगरिया मैलेई और ब्रुगरिया टेमोरी, ये 3 प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं। 3 प्रकार के इसके प्रकार हैं जो कृमि के, जो ये फाइलेरिया रोग पैदा करते हैं। इसके कारण लिंग कोश में भी या लिंग में भी सूजन आ जाती है, लिंग में भी सूजन आ जाती है। और इसके जो संक्रमण होता है बच्चों में अधिक देखने को मिलता है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में करीब 1% लोगों में ये देखने को मिला है। 2030 तक इसका उन्मूलन का लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, और भारत ने इसका लक्ष्य रखा है 2027 तक, जबकि स्वास्थ्य नीति 2017 में 2020 तक इसका लक्ष्य रखा था। ठीक है, फाइलेरिया के लिए नियंत्रण कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है, 1955 से फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो ये बाकी के ये तीनों विषाणु द्वारा हैं, जबकि ये किसके द्वारा है, ये कवक द्वारा होने वाला है या परजीवी द्वारा होने वाला रोग है, जो मक्खियों मच्छरों द्वारा फैलता है, या परजीवी द्वारा फैलता है, या किसके द्वारा, मक्खियाँ या मच्छरों द्वारा फैलता है। अगला है, निम्नलिखित इसमें से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है। देखो, डिप्थीरिया तो जीवाणु के कारण होता है, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। हैजा भी जीवाणु के कारण होता है, विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। काली खांसी पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। बचा रहा क्या, इबोला। इबोला जो होता है वो इबोला वायरस के कारण होता है, और ये मनुष्य की लार ग्रंथियों में से मनुष्य की लार ग्रंथियों पर अटैक करता है। इसके कारण प्रतिरक्षा क्षमता भी कमजोर हो जाती है। और मेनली ये जो होता है चमगादड़ द्वारा फैलता है। इबोला को हम चमगादड़, इबोला सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था, तो वहीं के नाम पर इसका नाम इबोला पड़ा है। और चमगादड़ के द्वारा ये फैलता है। इसके चमगादड़ वायरस को जो अपने मतलब कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, जहाँ से ये इंसानों तक फैल जाता है। जब ये जानवर वायरस से संक्रमित होते हैं तो ये मनुष्यों में भी फैला देता है। ठीक है, तो एबोला वायरस याद रखिएगा, इसके कारण बहुत तेज बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, और रक्त, लार और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से होता है। तो आपसे पूछेंगे एबोला मेनली किस जानवर के कारण फैलता है, चमगादड़ के कारण फैलता है। किसके संपर्क में आने से फैलता है, तो रक्त हुआ, लार हुआ और अन्य जो शारीरिक तरल पदार्थ होते हैं उनके संपर्क में आने से ये एबोला फैलता है। अगला है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जीवाणु जनित है। एड्स तो वायरस वाला है, एड्स कौन सा है, वायरस वाला है। दांत जो है वो कवक या फंजाई वाला होता है, खुजली चलती है। खसरा जो होता है मॉर्बिली वायरस के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है, खसरा मॉर्बिली वायरस के कारण। जबकि डिप्थीरिया जो है वो कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। अगला है, किस युग्म
की बीमारियों का लक्षण विषाणु है। देखो मलेरिया और पोलियो, पोलियो तो विषाणु के द्वारा होता है, लेकिन मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो पहला तो नहीं होगा, दोनों विषाणु होना चाहिए। पोलियो और बर्ड फ्लू, ये जरूर दोनों विषाणु हो रहे हैं, तो ये अपना आंसर सही हो सकता है। तीसरा पोलियो और तपेदिक, तपेदिक तो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। तपेदिक और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी वायरस के कारण होता है, चौथा भी गलत हो जाएगा। केवल ये दूसरा वाला जो है पोलियो और बर्ड फ्लू जो है, वही एक ऐसा दिख रहा है जो वायरस के कारण होता है। अच्छा कलर ले लूँ। पोलियो के कारण 2 प्रकार की वैक्सीन भी दी जाती है, एक ओपी भी दी जाती है और एक आईपी भी दी जाती है। ओपी भी सक्रिय पोलियो वैक्सीन होती है, जिसको हम साविन वैक्सीन बोलते हैं, और आईपी भी जो होती है निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन होती है, जिसको हम साल्क वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है। बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 जो वायरस के कारण हो जाता है, पक्षियों के द्वारा मनुष्य में फैलता है। इसको क्या बोलते हैं? H5N1 वायरस के कारण ये फैल जाता है। अगला है मियादी ज्वर किसके कारण होता है, या हम इसको बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड जो फीवर होता है वो किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं और इसके लिए इलाज क्या होता है, इसका टेस्ट क्या होता है, ये सारे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए हैं ये सारे क्योंकि टाइफाइड आपके सिलेबस में अलग से दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि सबसे याद रखना है कि साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जो कि क्या है? जो कि एक जीवाणु होता है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, टाइफाइड में बुखार बहुत ज़्यादा आता है। इसमें बुखार बहुत ज़्यादा आता है, 104 डिग्री 105 डिग्री ये बुखार इसमें रहता है, 103 104 105 बुखार इसमें रहता है। मांसपेशियों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दस्त या कब्ज आते हैं। इसके अलावा टाइफाइड में जो है मटर के दाने जैसे लूज मोशन होते हैं। मटर सूप जैसा लूज मोशन भी इसमें होता है। कैसा? मटर सूप जैसा लूज मोशन भी होता है। ठीक है। तो आपसे पूछते हैं कि मटर सूप जैसा लूज मोशन किस रोग में होता है, तो टाइफाइड में होता है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ये एंटीबायोटिक दी जाती है। साथ में इस टाइफाइड के दौरान शरीर में तरल पदार्थ की कमी हो जाती है। तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए तरल देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा टाइफाइड के दौरान शरीर को आराम देने की भी सलाह दी जाती है। सबसे मेन जो इसका परीक्षण सब हो गया। इसके अलावा इसका मेन चीज़ याद रखिएगा, इसमें टेस्ट कौन सा किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा? विडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है। आपसे पूछेंगे टाइफाइड के दौरान कौन सा टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला है बीसीजी टीकाकरण किसके लिए होता है? बीसीजी जो टीकाकरण है वो तपेदिक के लिए होता है। किसके लिए करते हैं बीसीजी टीकाकरण? तपेदिक के लिए करते हैं। 24 घंटे के अंदर बीसीजी की वैक्सीन दी जाती है। किस मोड द्वारा दी जाती है? इंट्राडर्मल मोड द्वारा दी जाती है। इंट्राडर्मल मोड का जो कोण कितना होता है? 15 से 25 डिग्री होता है इंट्राडर्मल मोड का कोण। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा कितनी जाती है। अगर तुरंत दी जा रही हो, जब बच्चा पैदा हुआ, तो 0.05 ml दी जाती है। लेकिन यदि किसी कारण से तुरंत नहीं दे पाते हैं, 1 साल के अंदर में देते हैं, तो 0.1 ml इसकी मात्रा दी जाती है ना। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन ने बीसीजी की 1921-22 में खोज की थी। ये फैक्ट सारे याद रखिएगा। टीबी जो होती है 3 स्टेज पे होती है। एक बिल्कुल सुप्त अवस्था होती है, एक अव्यक्त अवस्था होती है, बीच की अवस्था, तीसरी सक्रिय अवस्था होती है। टीबी के लक्षण जो होते हैं बहुत देर में पहचान में आते हैं, इसलिए टीबी के लिए निदान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि टीबी का इन्फेक्शन शरीर में हो गया है, और व्यक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में घर करता रहता है टीबी। अगला है डॉट्स नामक इलाज किसके लिए होता है? डॉट्स नामक जो इलाज होता है वो क्षय रोग के लिए होता है। क्षय रोग को ही हम तपेदिक कहते हैं, इसी को हम टीबी बोलते हैं। ठीक है। इस डॉट्स नामक थेरेपी, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। देखो डॉट्स थेरेपी क्या होती है, मतलब रोगी को अपने सामने रखना। डॉक्टर क्या करेगा? रोगी को बिल्कुल सामने रखेगा, है ना। और डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी हम इसको बोलते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। एस का मतलब क्या आ जाएगा? शॉर्ट कोर्स। तो डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाता है। एस से याद रखिएगा शॉर्ट कोर्स, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसको
आरएनटीसीपी के साथ आरंभ किया गया था। मतलब जो रिवाइज्ड राष्ट्रीय टीवी नियंत्रण कार्यक्रम आया था 1997 में, उसी के साथ डॉट्स प्रणाली को आरंभ किया गया था। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी इसको हम बोलते हैं। और इसको कब लाया था? इसको 1997 में लाया गया था। 1997 में ही आरएनटीसीपी आया था। आरएनटीसीपी क्या होता है? संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम जो 1997 में आया था, उसी के तहत ये डॉट्स थेरेपी आई थी। इसमें तपेदिक के मरीज को निगरानी में डॉक्टर रखता है और ये ध्यान रखता है कि उसकी टीबी दूसरे तक ना फैले। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं अपन क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम सबसे पहले कब आया था? 1962 में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आया था। 1997 में क्षय रोग संशोधित नियंत्रण कार्यक्रम आया था। संशोधित नियंत्रण कार्यक्रम आया था, है ना। और 2020 में टीबी उन्मूलन नियंत्रण कार्यक्रम आया था। कब आया था टीबी उन्मूलन नियंत्रण कार्यक्रम? टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कब आ गया था? 2020 में आ गया था। टीबी की बात करें तो टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। और बात करते हैं कि जो टीबी है, टीबी जो होती है मनुष्य के शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? टीबी में व्यक्ति खांसता है, तो व्यक्ति खांसता है तो क्या होता है? उसका श्वसन तंत्र जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो टीबी में श्वसन तंत्र और फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मेनली लंग्स और श्वसन तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। भारत सरकार ने इसको 2025 तक मुक्त करने की बात की है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक इसके उन्मूलन की बात की है। अगला है इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा होता है? इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु के कारण होता है। ये वायु द्वारा फैलने वाला रोग होता है, वायु से फैलता है। इसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लू होता है, सर्दी खांसी होती है। इसके 3 टाइप होते हैं, ए, बी और सी। और जो ए बी टाइप होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। किसके द्वारा? वाला खांसने से, छींकने से, गाने से, इन सभी के द्वारा इन्फ्लुएंजा फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड तो होगा नहीं, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉलेरा भी एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण क्या होता है? हैजा होता है। टिटनिस जो होता है, टिटनिस भी बैक्टीरिया कारण होता है। जबकि जो चिकनगुनिया होता है वो एडीज मच्छर जो कि एक वायरस होता है उसके कारण होने वाला रोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में क्या होता है कि हाथ पांव बहुत ज़्यादा दुखते हैं, हाथ पांव बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मांसपेशियां बहुत ज़्यादा दुखती हैं। और ये किसके कारण होता है? एडीज मच्छर के कारण ये होता है। अगला है कौन सा रोग निम्न में से संक्रामक है? मधुमेह तो बिल्कुल नहीं। गठिया रोग होता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों में, त्वचा में यूरिक अम्ल जमा हो जाता है। तो कुष्ठ रोग भी नहीं है, ये बैक्टीरियल रोग होता है लेकिन संक्रामक रोग नहीं होता। कैंसर भी संक्रामक नहीं होता है, कीमोथेरेपी इसमें की जाती है। डिप्थीरिया जो है वो संक्रामक रोग होता है। डिप्थीरिया क्या है? संक्रामक रोग होता है। डिप्थीरिया से बचाव के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया के कारण ये हो जाता है। किसके कारण? कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण ये डिप्थीरिया रोग हो जाता है। अगला है कुष्ठ रोग को और किस नाम से जानते हैं? कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से जानते हैं। कुष्ठ रोग को हैंसन नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि हैंसन ने ही इसकी खोज की थी, है ना। इसको लेप्रोसी रोग भी बोलते हैं। और कुष्ठ रोग जो उन्मूलन कार्यक्रम है वो 1955 में आरंभ हो गया था और 1983 में इसका उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो आज हमने हमारे जो हम जीतेंगे बैच है, अगर आप लोग नए हो तो हमारा 3 प्रकार के बैच अभी चल रहे हैं। जिन लोग को रिवीजन करना है हर टॉपिक के, जिनको एमसीक्यू प्राप्त करना है, चाहते हैं कि सारे टॉपिक के आपको एमसीक्यू मिल जाएं और आप बस फटाफट हर टॉपिक के रिवीजन लगा ले, तो आप हमारा एमसीक्यू बैच ले सकते हैं। 399 में आपको सारे टॉपिक के एमसीक्यू मिल जाएंगे, अलग अलग नहीं देंगे। हम आपको एक टेलीग्राम में ग्रुप में ऐड कर लेंगे, उस टेलीग्राम ग्रुप में सारे एमसीक्यू डले हुए हैं हर टॉपिक के। तो आप वहाँ पर जाके जो भी आपको टॉपिक योजना, किसी भी योजना का पढ़ना है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग की योजना पढ़नी है तो आप वो एमसीक्यू पढ़ सकते हो। आपको जनजाति विभाग की पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, है ना। ग्रामीण विभाग की पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। अगर आपको पूरे अधिनियम के एमसीक्यू चाहिए है, आप सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी हम फटाफट पूरे अधिनियम का रिवीजन कर लें, और हमारा ऐसा नहीं है कि एक अधिनियम के हमने 10 क्वेश्चन बना दिए। एक अधिनियम के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं हमने सारे की बुक बनाई, करीब 2000 प्लस प्रश्नों की।
अधिनियम की एमसीक्यू है तो वो आपको मिल जाएगी। आप चाहते हैं कि हमें आईसीएमआर के एमसीक्यू पढ़ लें हम, आप चाहते हैं कि गर्भवती महिला का आईसीएमआर अलग मिल जाए हम वो पढ़ लें, हमें धात्री महिला का अलग मिल जाए हम वो पढ़ लें, तो ये सारा का हमने एक अलग ही एमसीक्यू बैच बना दिया है जहाँ पर केवल एमसीक्यू है। लास्ट टाइम प्रैक्टिस करने के लिए ही इसको बनाया गया है। रोगों से संबंधित कल ही मैंने 750 समथिंग वन लाइनर और करीब मैंने 400 से 500 ऑब्जेक्टिव पहुंचाए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुपोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण नीति के आंकड़े, ये सारे भी मैंने करवाए हैं। ये तो बात हो गई हमारे एमसीक्यू बैच की। अगर आप ट्रिक द्वारा याद, जैसे कि मैंने ये जो अभी कुष्ठ रोग से ही मुझे याद आया था, मैंने कल हमारे ग्रुप में ये सारे रोगों के नियंत्रण कार्यक्रम, सारे रोगों का जो उन्मूलन कार्यक्रम है, इसको कैसे आप ईयर वाइज याद रख सकते हो कि बधिरता नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, दृष्टिहीनता कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, ये आप कैसे याद रख सकते हो, ये सारा हमने ट्रिक द्वारा याद करवाया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी ट्रिक द्वारा, आपको याद नहीं हो रहा है, आप भूल रहे हैं, तो अगर आप ट्रिक वाला हमारा बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं। और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू लेना है तो आप हमारा एमसीक्यू बैच ले सकते हैं। इनके साथ में फ्री मिलते हैं आपको हमारे टेस्ट ग्रुप में, मतलब शानदार तैयारी कराई जा रही है। हर टॉपिक के टेस्ट लिए जा रहे हैं, हर टॉपिक का टेस्ट, और टेस्ट से आपकी इतनी अच्छी, आप पढ़ोगे भी नहीं ना, और अगर आप टेस्ट दोगे ना तो भी आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम टेस्ट ही इतना आउटस्टैंडिंग ले रहे हैं, एक टॉपिक को निचोड़ के पूरा टेस्ट ले रहे हैं। अकेले टेस्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अकेले टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं 199 रुपये में। जो एमसीक्यू बैच है उसका चार्ज है 399। वहाँ पे आपको हर टॉपिक के एमसीक्यू मिल जाएंगे। जैसे बाल श्रम नीतियों की आपको ढूंढना है वो मिल जाएंगे, आप बाल श्रम डालोगे, सर्च करोगे, माई फाइल में जाके मिल जाएंगे। आपको चाहिए कि आपको बाल देखरेख संस्थान के एमसीक्यू चाहिए, आपको मिल जाएंगे। हर टॉपिक के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो हर टॉपिक के मैक्सिमम एमसीक्यू मिल जाए और आपको बस पढ़ना ही है। अगर आप अगले 7 दिन, और आपका एग्जाम अगर 14 दिन बाद भी हुआ, अगर आपका लेट एग्जाम भी हुआ, तो रिवीजन करने के लिए आउटस्टैंडिंग एमसीक्यू बैच है। और अगर आपको ट्रिक द्वारा याद करना है, ट्रिक द्वारा पढ़ना है, तो 100 रुपये और ज़्यादा लगेंगे, आप 499 वाला बैच ले सकते हो। ये सारी पीडीएफ या देख रहे हैं, इस तरह की पीडीएफ ही आपको मिलेंगी। हर क्वेश्चन के नीचे उसके आंसर लिखा होगा, जिससे कि आपको याद करने और आंसर पीछे देखने में परेशानी नहीं होगी। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। 2018 तक भारत सरकार ने इसका उन्मूलन लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? 2018 तक रखा है। अगला है एलिसा की जांच किस रोग की पहचान के लिए, किसके लिए की जाती है? एलिसा जो होता है वो एड्स के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कैंसर के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। टीबी के लिए कौन सा किया जाता है? मॉन्टोक्स टेस्ट किया जाता है। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मॉन्टोक्स टेस्ट जो होता है वो टीबी के लिए होता है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो माइलाइटिस विषाणु के कारण हो जाता है। तंत्रिका तंत्र पर ये इफेक्ट करता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। इन्होंने कौन से टीके की खोज की थी? इन्होंने निष्क्रिय की थी। जबकि सक्रिय वाले की खोज किसने की थी? सक्रिय वाले की खोज की थी सॉविन ने। सक्रिय वाले की खोज किसने की थी? सॉविन ने। और इनने किसकी की थी? निष्क्रिय की थी। हड्डी तोड़ ज्वर को क्या बोलते हैं? डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ ज्वर है। डेंगू को क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर बोलते हैं डेंगू को, याद रखिएगा। ब्रेक बॉर्न बुखार भी इसको बोलते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट की कमी हो जाती है। डेंगू जो होता है वो 4 प्रकार के सीरोटाइप होते हैं। इसके 4 प्रकार के सीरोटाइप होते हैं डेंगू के, याद रखना। लेकिन इसमें जो सेकेंड वाला जो सीरोटाइप होता है वो सबसे खतरनाक होता है। सेकेंड वाला जो सीरोटाइप होता है उसमें खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें हेमरेज जैसी समस्या आ जाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कैसी समस्या? तो व्यक्ति का खून थक्का जम जाता है, तो हेमरेज जैसी समस्या इस रोग में आ जाती है। तो कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है डेंगू का? जो दूसरा वाला जो टाइप होता है डेंगू का वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उससे DHF इस जैसी स्थिति बन जाती है। DHF को हम बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेज फीवर, इतना तेज फीवर आता है इसमें कि हेमरेज तक होने की संभावना होती है। इसके अलावा डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसी समस्याएं भी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं DSS और DHF जो होती है ये सेकेंड स्तर के सीरोटाइप में होती हैं डेंगू के। और DHF का मतलब क्या होता है? डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। और डेंगू शॉक सिंड्रोम किसको बोलते हैं हम? DSS को बोलते हैं।
अगला है डेंगू जो बुखार होता है वो किस रोग वाहक के कारण होता है? एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण होता है। किसके कारण होता है? एजिड एजिप्टी मच्छर के कारण डेंगू बुखार होता है। ब्रेकबॉर्न बुखार भी इसको हम बोलते हैं। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मतलब के लीवर को प्रभावित करता है। इसको हम इसलिए यकृत शोथ भी बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है? यकृत में सूजन आ जाती है। इसके कारण क्या होता है? यकृत में इसके कारण सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं, ए बी सी डी और ई। ये इसके प्रकार होते हैं। जो हेपेटाइटिस ए होता है वो दूषित जल द्वारा फैलता है। दूषित जल द्वारा हेपेटाइटिस ए फैल जाता है। बाकी जो बी सी होते हैं, ये जो बी वाले और सी वाला प्रकार होता है, ये यौन संबंध द्वारा फैलते हैं या रक्त द्वारा फैलते हैं। बी और सी होते हैं कि ए जो होता है वो दूषित जल, दूषित वायु, दूषित भोजन द्वारा फैल जाता है। मेनली जो हेपेटाइटिस ए होता है दूषित जल और दूषित भोजन द्वारा फैलता है। जैसे कि हैजा फैलता है वैसे ही हेपेटाइटिस ए फैलता है। ठीक है, वो यकृत को प्रभावित करता है। इसके लिए वैक्सीन दी जाती है बच्चे को जन्म के तुरंत बाद। IM मोड पे वैक्सीन इसकी दी जाती है। अगला है चेचक होने का कारण क्या होता है? चेचक होने का कारण होता है वेरिसोला वायरस। चेचक के कारण होता है। 1977 में चेचक का उन्मूलन भारत से हो गया है। 1980 से पूरे विश्व से हो गया है। और एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने चेचक की वैक्सीन की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ टीकाकरण भी बोला जाता है या इम्यूनोलॉजी का जनक भी इनको बोला जाता है। अगला है खसरा रोग का कारक क्या होता है? खसरा जो होता है मोरविली वायरस के कारण होता है या मोरविली विषाणु के कारण होता है। इसे 4 दिन का खसरा भी बोलते हैं, या ऐसा बोला जाता है रुबेला को क्या बोलते हैं? रुबेला को 4 दिन का खसरा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, गुलाबी लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी का लक्षण होता है? तो कॉप्लिक जो स्पॉट होता है वो खसरा बीमारी का लक्षण होता है। और खसरा की जो ऊष्मायन अवधि होती है वो कितनी होती है? खसरे की ऊष्मायन अवधि 10 से 14 दिन होती है। कितनी होती है? 10 से 14 दिन खसरे की ऊष्मायन अवधि होती है। अगला है कौन सा वायरस है जो एवियन इन्फ्लुएंजा रोग होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? H5N1। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? H5N1 घटक के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, जिसको हम ए इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इन्फ्लुएंजा के कई प्रकार के टाइप होते हैं, जिसमें जो शुरू के जो टाइप होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसी में से है H5N1। उसी में से क्या है? H5N1 है। तो ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। आपसे पूछे, ये भी पूछ सकते हैं कि H5N1 के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो याद रखना एवियन इन्फ्लुएंजा हो जाता है। और ये पक्षियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये पक्षियों में पाया जाता है। ये भी आप, या ये वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। इसके कारण खांसी आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, पक्षियों के पंख झड़ जाते हैं और यहीं से मनुष्य में जाता है तो मनुष्यों को निमोनिया जैसी स्थिति आ जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। तो H5N1 जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है। और एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस किस में पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है। अगला है जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी जो इंसेफेलाइटिस है उसको 2006 में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल किया गया था। और ये किसके कारण होता है? जापानी इंसेफेलाइटिस जो है किस विषाणु के कारण होता है? सबसे पहले आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये इसका नाम ही होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। वायरस का नाम ही होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। ये जो पिग होते हैं, सुअर जो होते हैं या पक्षियों होते हैं, उनके द्वारा ये मनुष्यों में संचारित होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। के लिए JE वैक्सीन भी दी जाती है। JE इसको बोला जाता है। JE इसके लिए वैक्सीन भी दी जाती है सबक्यूटेनियस मोड पे। और इसका कारक क्या होता है? जापानी इंसेफेलाइटिस का वायरस होता है। और ये सुअर वगैरह द्वारा ये फैल जाते हैं। किसके द्वारा? सुअर के द्वारा या किसी पक्षी के द्वारा ये मनुष्य में फैल जाते हैं। उनसे ही ये आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जापानी इंसेफेलाइटिस। और एक और याद रखना कि जापानी इंसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन दी जाती है सबसे पहले शुरू में 6वें सप्ताह में दी जाती है, फिर 14वें सप्ताह में दी जाती है। अंतःपेशीय मार्ग पर ये दी जाती है। अंतःपेशीय मार्ग पर या अंतःशिरा मार्ग द्वारा ये दी जाती है। दोनों में, जांग में इसको दिया जाता है। और वयस्कों में अगर ये दी जाती है तो डेल्टॉइड मतलब हाथों में दी जाती है। और अगर बच्चों में दी जाती है तो जांग में दी जाती है। पहली खुराक के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाती है। इसकी टोटल 2 खुराकें दी जाती हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस की टोटल कितनी खुराक दी जाती हैं? 2 खुराक दी जाती हैं।
और इसका जो टीका होता है निष्क्रिय होता है, जिसको हम जेस्पेक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जेस्पेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसका टीका क्या होता है? निष्क्रिय टीका होता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसके दौरान इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो इसको हम टीके के द्वारा ही रोक सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी जो खुराक होती है वो जो 2 बार दी जाती है वो कब कब दी जाती है? तो याद रखिएगा, जब बच्चा 9 महीने का होगा तब उसको दे दो, जब बच्चा 9 महीने का हो तब दे दो, और फिर 16 से 24 महीने में दे दो। इनमें से दोनों 2 खुराक उसकी दे दी जाती है। पेशीय मोड द्वारा इसको दिया जाता है। अगला है जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? जीका वायरस मच्छरों के द्वारा फैलता है। जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। और किस मच्छर के द्वारा फैलता है? एडीज मच्छर के द्वारा ये फैल जाता है। ठीक है, और ये रक्त के द्वारा, रक्त आदान द्वारा, मतलब रक्त संपर्क द्वारा भी ये फैल सकता है। प्रयोगशाला में कोई काम कर रहे हो तो उसमें संक्रमण के द्वारा भी फैल सकता है। इसके कारण चकत्ते उठ जाते हैं, बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, ये सारे कारण होते हैं। इसके कारण अगर गर्भवती महिला अगर जीका वायरस से संक्रमित है तो उनका बच्चा भी इससे संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मच्छरदानी लगाकर ही सोना चाहिए। और खून मेन याद रखना, ये खून द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? मेन मुख्यतः ये खून द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? खून द्वारा फैलता है। और इसके कारण जो होता है, जब यह रक्त के भोजन के द्वारा मतलब रक्त से मानव के शरीर में पहुंच जाता है तो ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी, सबको ये प्रभावित कर देता है। अगला है जीका वायरस का वाहक कौन है? अभी मैंने बताया जो एडीज मच्छर होता है वो जीका वायरस का होता है। क्यूलेक्स मच्छर द्वारा कौन सा रोग होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है फाइलेरिया बुचेरेरिया द्वारा भी होता है और क्यूलेक्स मच्छर द्वारा भी होता है। फाइलेरिया का जो वाहक होता है वो बुचेरेरिया होता है और उसका कीट होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है। इसके अलावा जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी है, वेस्ट नाइल वायरस है, वो भी इसके कारण हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसी के कारण होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो फाइलेरियासिस याद रखना। कौन सा? फाइलेरियासिस याद रखना। ये किसके कारण होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हो जाता है। इसके अलावा जापानी इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है वो भी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हो जाती है। ठीक है, फाइलेरियासिस में राउंड वर्म होता है। ये जो क्यूलेक्स होता है राउंड वर्म प्रकार का संक्रमण होता है। रक्तपान करने वाली जो काली मक्खियाँ होती हैं जो रक्तपान करती हैं, जैसे आपके शरीर पे कोई मक्खी बैठ गई है वो संक्रमित है तो वो रक्त के द्वारा ही आपको वो प्रभावित कर देगी। ठीक है, तो क्यूलेक्स मच्छर द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी हो या फाइलेरियासिस बीमारी हो, ये सारी किसके कारण होती हैं? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा हो जाती हैं। अगला है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी कवक के कारण होती है। एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है? कवक के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। पैरों में एक खास प्रकार का फंगस होता है डर्मेटोफाइट्स प्रकार का एक संक्रमण होता है जो पैरों पे इफेक्ट डालता है। कारण इसका क्या होता है? गर्म और नम वातावरण में पैर रखा हो, बहुत देर तक जूते पहने हो, प्लास्टिक के जूते पहने हो, लंबे समय तक पैर गीले रह रहे हो, त्वचा या नाखून में मामूली चोट हो जाए है, उसकी चादरें चढ़ जाएं, तो ये सारी चीज़ों के कारण एथलीट फुट नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एथलीट फुट बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। डर्मेटोफाइट्स नामक कवक के कारण होती है। पूछ सकते हैं किस कवक के कारण होती है? तो डर्मेटोफाइट्स नामक कवक के कारण ये हो जाती है। इसको हम टीनिया भी बोल सकते हैं। टीनिया कवक के कारण भी हो सकती है। ये भी आपको याद रखना। पूछ सकते हैं किस कवक के कारण? तो टीनिया कवक के कारण भी ये हो सकती है। अगला है रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? रिंग वर्म जो बीमारी होती है वो कवक के कारण होती है। रिंग वर्म बीमारी किसके? इसलिए राउंड वर्म होते हैं, कृमि होते हैं, धागेदार कीड़े होते हैं, वो किसके? खुजली वगैरह चलती है, वो सारी किसके कारण होती है? कवक के कारण। रिंग वर्म बीमारी, इसको हम खुजली बीमारी भी बोलते हैं। और ये क्या करती है? त्वचा पर इफेक्ट करती है, खोपड़ी और नाखूनों को प्रभावित करता है, चकत्ते दिखने लगते हैं, खुजाली होने लगती है बहुत तेज, तौलिए, बिस्तर, चादर, इनके द्वारा भी ये फैल सकता है। एंटी फंगल दवाएं इसके लिए ली जा सकती हैं। अगला है निद्रा रोग जो होता है वो किस मच्छर के कारण होता है? सीसी रोग के कारण होता है। निद्रा रोग किसका वाहक होता है?
सीसी मक्खी का निद्रा रोग वाहक होता है? ट्रिपेनोसोमियासिस। कौन सा? ट्रिपेनोसोमियासिस एक कवक होता है। ट्रिपेनोसोमियासिस, ट्रिपनोसोमियासिस नामक एक कवक होता है जिसके कारण ये हो जाता है, परजीवी द्वारा होने फैलने वाला रोग होता है। और ये ट्रिप्नोसोमा एक याद रखना, ये इसके कारण ही होता है। इसकी जो अलग अलग जातियाँ होती हैं, शुरुआत में आदमी को नींद नहीं आती तो पता नहीं चलता उसे ये बीमारी है, बाद में जब उसकी तंत्रिका क्षति हो जाती है और अंत में इसके कारण मौत भी हो सकती है। तो इसके लिए याद रखना, इसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस भी इसको बोला जाता है। अगला है कालाजार का रोग वाहक क्या होता है? बालू मक्खी होता है। कालाजार क्या होता है? लसिका, अस्थि मज्जा, इनको ये प्रभावित करता है कालाजार। ठीक है, और ये सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के कारण होता है। तो ऐसे याद रख लो, काला काला और ये बालू काली, तो काली बालू, काला कलर और काली बालू, तो क्या हो जाएगा? काली बालू है मतलब काली मिट्टी है, तो काला जार भी इसी के कारण हो रहा है। तो काला जार ये इसी मच्छी के मच्छर के काटने से हो जाता है, इसी मक्खी के काटने से हो जाता है, बालू मक्खी के काटने से हो जाता है। और काला जार को लिस्मेनियस आंत का रोग भी बोला जाता है या लिस्मेनियस मौत भी बोला जाता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, जो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं, लिम्फ ग्रंथियाँ होती हैं, इसके अलावा जो अस्थि मज्जा होती है वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। वजन कम हो जाता है, इसमें खून की कमी हो जाती है, यकृत और तिल्ली में सूजन आ जाती है। इसके लिए एंटी लिस्मेनियन दवाई दी जाती है। जो वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम आया है 2003-04 में, वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम कब आया है? 2003-04 में जो वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम आया है उसमें भी इस रोग की बात की गई है, उसमें भी इस रोग को नियंत्रण का बोला गया है। ठीक है, और इस मतलब किस तरह से उन्मूलन कर सकते हैं ये भी बात कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो कालाजार आया था 1870 में, असम में इसकी खोज की गई थी। 1870 में सबसे पहले कालाजार की खोज कहाँ की गई थी? असम में की गई थी। बालू मक्खी के कारण होता है फ्लेबोटोमस। फ्लेबोटोमस प्रकार की एक प्रजाति आती है जिसके कारण ये हो जाता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की एक वाहक होती है? देखो, मादा एनाफिलीज तो होती है मलेरिया की, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं मादा क्यूलेक्स, तो मादा क्यूलेक्स जो होती है वो फाइलेरिया मच्छर की फाइलेरिया रोग की वाहक होती है। फाइलेरिया रोग की वाहक क्या होती है? मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है, याद रखना। मादा क्यूलेक्स मच्छर किसकी वाहक होती है? फाइलेरिया की वाहक होती है। कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? खसरा बिल्कुल है, टाइफाइड भी है, हाथी पांव भी है, मुहासे जो है वो संक्रामक रोग नहीं है, मुहासे इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सूक्ष्म जीव एड्स उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? वायरस जो होता है वो एड्स के लिए उत्तरदायी होता है। एड्स किस परिवार वायरस के कारण होता है? मतलब ये तो आपको पता है कि ये ह्यूमन इम्यूनोवायरस के कारण होता है, लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसको आप जो इसके परिवार के कारण माना जाता है और जिसके कारण ये फैल जाता है। मतलब ये जो इम्यूनोवायरस है वो किस परिवार के वायरस में आता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसके लिए अपन एंटी रेट्रोथेरेपी देते हैं। रेट्रोथेरेपी का मतलब होता है रेट्रोवायरस, मतलब रेट्रोवायरस मतलब ये किसका हिस्सा है? ये रेट्रोवायरस परिवार का हिस्सा होता है ना। और ये पॉजिटिव स्ट्रैंडेड एक आरएनए समूह होता है, जो वायरस होता है उसमें पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए समूह होते हैं जो लेंटी वायरस का उपसमूह होते हैं। तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक तो लेंटी वायरस आपको याद रखना है, एक तो आपको लेंटी वायरस याद रखना है, एक क्या आपको याद रखना है? रेट्रो वायरस आपको याद रखना है। ठीक है, और एक आपको ह्यूमन इम्यूनो वायरस याद रखना है। ये तीनों वायरस आपको याद रखना है जिनके कारण ये रोग हो जाते हैं, और ये आरएनए की सिंगल श्रृंखला के कारण ये रोग हो जाता है। और ये क्या करता है? आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है और शरीर में मौजूद CD4 कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है। शरीर में CD4 कोशिकाएं होती हैं उसको भी एड्स नष्ट कर देता है, और आप हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी ये कमज़ोर कर सकता है। अगला है, कौन सा रोगजनक टाइफाइड का कारण बनता है? तो साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है जो इसका कारक बनता है। कौन सा एक फंगल जो है वो एथलीट फुट के रूप में जाना जाता है, जिसको हम एथलीट फुट भी बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, दाद हो जाती है, इसको हम टीनिया नाम से भी जानते हैं। तो एथलीट फुट किसके कारण हो जाता है? टीनिया पैडिस के कारण हो जाता है। एथलीट फुट किसके कारण होता है? टीनिया पैडिस के कारण हो जाता है। जीका वायरस के संचरण का प्रारंभिक तरीका क्या होता है? मच्छर का काटना। जीका वायरस के संचरण का सबसे पहला तरीका क्या होता है? सबसे पहले मच्छर काटता है और फिर रक्त के माध्यम से
हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। यौन संपर्क हुआ, यौन के माध्यम से भी फैल सकता है। गर्भावस्था के दौरान जो माँ से भी बच्चे में फैल सकता है। इसका मच्छर का कारण कौन सा होता है? एडीज मच्छर इसके कारण होते हैं। प्लेसेंटा तक पहुंचकर ये भ्रूण को भी विकसित कर सकता है। तो इसलिए एडीज मच्छर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये फ्लेवी वायरस परिवार का होता है। कौन सा? फ्लेवी वायरस परिवार का होता है। जितने भी ये एडीज मच्छर जो होते हैं ना, वो फ्लेवी वायरस परिवार के ही होते हैं। किसके होते हैं? फ्लेवी वायरस की, याद रखना, फ्लेवी और एडी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम की 4 प्रजाति में होता है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजाति में मलेरिया होता है। पहला होता है फैल्सीफेरम, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है फैल्सीफेरम। दूसरा होता है वाइवेक्स। दूसरा क्या होता है? वाइवेक्स होता है। पहला फैल्सीफेरम होता है, दूसरा वाइवेक्स होता है, तीसरा मलेरियम होता है। तीसरा जो इसका प्रकार होता है वो मलेरियम होता है। जो इसके जो साधारण प्रकार होता है, तो इतना कुछ इसका नाम नहीं रहता है, तो इसका कोई इसका प्रभाव नहीं होता है। और मलेरिया के लिए इन मलेरिया को रोकने के लिए एक मेरा अभियान भी चल रहा है। मेरा अभियान, मेरा भारत अभियान भी चल रहा है मलेरिया को रोकने के लिए। इसके अलावा एक और प्रकार होता है मलेरियन ओवल। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम इसके लिए चल रहा है। जिसमें से फैल्सीफेरम जो होता है वो सबसे खतरनाक जो होता है वो फैल्सीफेरम होता है। सबसे खतरनाक क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है फैल्सीफेरम होता है। मलेरिया के लिए कई अभियान चल रहे हैं शहर में, गांव में। इसके अलावा एक मेरा इंडिया अभियान, मैंने जैसा आपको बताया, एक मेरा इंडिया अभियान चल रहा है मलेरिया के लिए। मेरा इंडिया अभियान चल रहा है मलेरिया के लिए। इसमें 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है ना। और मलेरिया के लिए ICMR द्वारा भी 2030 तक मेरा इंडिया जो है वो ICMR ने ही आरंभ किया है। मेरा इंडिया जो उसके उन्मूलन के लिए लागू किया गया है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न करता है क्या? उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो डेंगू वायरस द्वारा होता है और मादा एडीज मच्छर द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया होता है, हैजा बैक्टीरिया द्वारा होता है, और इसके अलावा डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया द्वारा होता है, निमोनिया बैक्टीरिया और वायरस दोनों और कवक तीनों के कारण होता है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है, निमोनिया वायरस होता है, दोनों के कारण ही हो जाता है। मलेरिया प्रोटोजोअन के कारण होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कुपोषण की दर कितनी है? मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर कितनी है? मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर कितनी है वर्तमान में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार? बताइएगा। सबसे ज़्यादा जो कुपोषण है मध्य प्रदेश में, एक तो है श्योपुर में, दूसरा है बड़वानी में, और सबसे कम है सागर में। सागर में सबसे कम कुपोषण है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा कि अगला ये जैसा ही वीडियो अपलोड होगा उसके 1 घंटे बाद मैं सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन लेके आऊँगी न्यूट्रिशन के, वो ज़रूर पढ़ लेना। वहाँ से आपको सीधे 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो वीडियो को ज़रूर वेट करना। न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं, और शेयर करना। और क्वेश्चन इसका ज़रूर बताना कि मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर है कितनी है। नहीं पता तो गूगल कर लेना। DPT वैक्सीन में P किसे बताता है? DPT वैक्सीन में P बताता है पर्टूसिस को। किसको बताता है? पर्टूसिस को बताता है, जिसको हम बोलते हैं काली खांसी, या इसको हम 100 दिन की खांसी भी बोलते हैं, या इसको हम कुकर खांसी भी बोलते हैं। 100 दिन की खांसी भी बोलते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं? और हम इसको कुकर खांसी भी बोलते हैं। ये सब इसको बोला जाता है DPT वैक्सीन को। DPT वैक्सीन को क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस वैक्सीन इसको बोला जाता है। मुलर ने इसकी खोज की थी, चार्ल्स निकोलस ने और मुलर दोनों ने इसकी खोज की थी। DPT की वैक्सीन जो दी जाती है वो IM मोड से दी जाती है, 90 डिग्री पर दी जाती है। DPT की वैक्सीन शुरू के जो रहता है, शुरू की जो 3 वैक्सीन होती है 6, 10 और 14 सप्ताह में पेंटावलेंट वैक्सीन के बाद साथ दी जाती है, और फिर 16 से 24 महीने और 5-6 वर्ष में इसका बूस्टर दिया जाता है। टोटल 5 वैक्सीन इसकी दी जाती है।
अगला है पायरिया रोग जो होता है, पायरिया रोग जो होता है मसूड़ों में हो जाता है, मसूड़ों से बदबू आती है, तो ये किसके कारण होता है? एंट अमीबा जिंजिविलिस के कारण होता है। किसके कारण? एंट अमीबा जिंजिविलिस के कारण पायरिया रोग हो जाता है, मसूड़ों में से खून आता है, सूजन आती है, क्या होता है? एंट अमीबा जिंजिविलिस के कारण हो जाता है। फ्रेंड हम बहुत जल्दी ये एमपी एसआई और आबकारी का बैच लेके आने वाले हैं। ट्रिकी बैच रहेगा, सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा याद करवाए जाएंगे। जो भी ये लेना चाहता है 6260190944 पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यहाँ पर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा, जैसे ही बैच स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये हमारी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ है, 199 में आपको केवल टेस्ट देने मिल जाएंगे। आप हर तरह के हर इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल के टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये हमारा हम जीतेंगे बैच है। निर्णायक टेस्ट, निर्णायक एमसीक्यू, निर्णायक ट्रिक्स, निर्णायक थ्योरी, छोटे से छोटे टॉपिक की थ्योरी, बहुत बारीकी से तैयारी इन लास्ट 7 से 8 दिन में आपको करवाई जाएगी। तो जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 499 है इसका चार्ज। प्रैक्टिस बैच का चार्ज 399 है। इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, हर टॉपिक के एमसीक्यू, चाहे वो आईसीएमआर हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे मानव के रोग हो, चाहे दस्त हो, चाहे उल्टी हो, चाहे आपका टाइफाइड हो, चाहे टिटनेस हो, चाहे गर्भनाल संक्रमण हो, सबके एमसीक्यू आपको मिलेंगे। हर टॉपिक के कंप्यूटर के करीब 1000 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, विभागीय योजनाओं के करीब 1000 एमसीक्यू मिलेंगे। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी बैच हम जल्द करने वाले हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा ये बैच मैं बता चुकी हूँ। और ये नवजात मैराथन मिलेंगे, नवजात अधिनियम के 2000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, ग्रंथि और हार्मोन के 300 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मिलेंगे, स्वास्थ्य नीति योजनाओं के मिलेंगे, मादा जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र, विकास पंचवर्षीय योजना, स्कूल पूर्व शिक्षा, आईसीएमआर, ये सारे एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में जो गंजापन होता है वो किस कवक के कारण होता है? देखो मनुष्य में गंजेपन का सबसे आम कारण जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या बोले आनुवंशिकी होता है, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोजेनिक एलोपेसिया। एंड्रोजेनिक क्या बोलते हैं? एंड्रोजेनिक एलोपेसिया हम इसको बोलते हैं। इसी के कारण मनुष्य में गंजापन होता है। लेकिन यहाँ पूछना है कि किस कवक के कारण हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं टीनिया कैपिटस। टीनिया जो कैपिटस होता है उस कवक के कारण मनुष्य में गंजापन हो जाता है। इसको कैसे याद रख सकते हो? कैप है, कैप को हम कहाँ पे लगाते हैं? कैप को हम कहाँ पे लगाते हैं? सर पे लगाते हैं। तो गंजापन भी कहाँ पे होता है? सर पे होता है। तो टीनिया कैपिटस मतलब गंजापन का कारण कौन सा कवक होता है? टीनिया कैपिटस होता है। ये मनुष्य में गंजेपन का कारण होता है। त्वचा पर एक नंगे नंगे पैच की तरह दिखाई देता है, नग्न पैच दिखाई देता है, बाल दिखाई देते हैं, चारों तरफ से बाल दिख रहे हैं लेकिन बीच में से बाल गायब हो गए, चांद निकल आई, तो वो जो होता है वो इसी कवक के कारण होता है। ये कभी कभी ये जेनेटिकली भी होता है, पिता में होता है, उनके बच्चों में भी हो जाता है, तो ये स्थिति बनती है। तो ये किसका कारण होता है? इसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेसिया बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि एंड्रोजेनिक एलोपेसिया किसको बोलते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये भी याद रखना, तो गंजेपन को बोलते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना किस कवक के कारण होता है? टीनिया कैपिटस के कारण होता है। सो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो। अगला वीडियो बहुत शानदार आने वाला है, 100 क्वेश्चन लगातार फटाफट करेंगे। सारे लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।